जी गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। जी कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग सर। जी देखिए, सीआरपीसी की लास्ट क्लास में हम लोगों ने अध्याय 7 फिनिश कर लिया था और एक चैप्टर नंबर 7A है जो बात करता है रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स फॉर असिस्टेंस इन सर्टेन मैटर्स एंड प्रोसीजर फॉर अटैचमेंट एंड फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। जी तो जो 7A है ये एक विस्तार पूर्वक सेक्शन बनाया गया है। व्यतिकारी हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, व्यतिकारी क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है, सदब क्या होता है रेसिप्रोकल। जी सर। व्हाट डू यू मीन बाय रेसिप्रोकल? सर मतलब परस्पर जो है वो एक दूसरे को वो करना, लेन देन करना उसके साथ। हाथ को हाथ धोना। जी जी, हाथ से हाथ मतलब आपने दिए थे वो 2-3 को तो एग्जाम्पल। ये रेसिप्रोकल हमने लास्ट जो चैप्टर था इसकी अंतिम धारा में भी रेसिप्रोकल से संबंधित ही बात बनाई गई थी और ये चैप्टर नंबर 7A 105 में। एलोबरेट है एक तरह से। इसको विस्तार पूर्वक बताया गया है कि रेसिप्रोकल जो स्टेट्स हैं हमारे, उनके साथ हमारे कैसे रिलेशन रहेंगे, किसके संबंध में। कुछ मामलों में सहायता के लिए व्यतिकारी व्यवस्था तथा संपत्ति की कुर्की और समर्पण के लिए प्रक्रिया। ठीक है, मान लीजिए संपत्ति कहीं ऐसे स्थान पर है जो ऐसा स्टेट है जो संविदाकारी राज्य, जो 105A है, 105A सेक्शन जो है इसका चैप्टर नंबर 7A का, ठीक है, ये बता रहा है क्या, परिभाषाएं बता रहा है। तो इनको समझ लीजिए, परिभाषा क्या कह रही है। व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। 105A के क्लॉज ए में बताया है कि संविदाकारी राज्य क्या है। ये कह रहा कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट मीन्स एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया in respect of which arrangements have been made by the central government with the government of such country through a treaty or otherwise। मैंने पिछली क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि दूसरे जो राज्य हैं जिनसे हमारे कुछ ट्रीटीज़ हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और वैसी ट्रीटी को क्या कहते हैं हमने ये भी डिस्कस किया था। कौन सी ट्रीटी होती है वो, एनू। सर वो था एक्स्ट्राडिक्शन कॉन्ट्रैक्ट था। जी, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी बोलते हैं उसको, ठीक है। और हिंदी में क्या बोलते हैं अमित? सर प्रत्यार्पण संधि। प्रत्यार्पण संधि मतलब कि यह है कि अगर हमारा कोई अपराधी आपके यहाँ है तो आप उसे हमें दोगे, आपका कोई अपराधी हमारे यहाँ है हम उसे देंगे, है ना। और वहाँ अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह भी सीज करनी पड़े तो वो सब व्यवस्थाएं यहाँ बताई गई है, ठीक है। तो संविदाकारी राज्य से भारत के बाहर कोई देश या स्थान अभिप्रेत है जिसके संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा संधि के माध्यम से या अन्यथा ऐसे देश की सरकार के साथ कोई व्यवस्था की गई है, ठीक है। भाई जो विदेश नीति है वो कौन सी सूची का अंग है? कॉन्स्टिट्यूशन में हम 3 सूची पढ़ते हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। तो जो विदेश नीति है, जो फॉरेन मैटर्स हैं, वो कौन सी सूची में आते हैं? कॉन्करेंट लिस्ट का संघ सूची जो होती है, संघ सूची में, संघ सूची में आते हैं। ये कोई हमारे जो राज्य हैं, हमारे इंडिया के जो राज्य हैं, वो किसी विदेश से डायरेक्ट ट्रीटी इस टाइप की नहीं कर सकते, ठीक है। ये क्षेत्राधिकार किसका है? केंद्रीय सरकार का है। तो इस धारा में साफ साफ बताया गया है
कि जिसके संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा संधि के माध्यम से या अन्यथा ऐसे देश की सरकार से कोई व्यवस्था की गई है। और इसका 105A का क्लॉज बी कह रहा है आइडेंटिफाइंग, पहचान करना क्या होता है ये बता रहा है। आइडेंटिफाइंग इंक्लूड्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ प्रूफ दैट द प्रॉपर्टी वाज डिराइव्ड फ्रॉम और यूज्ड इन द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। पहचान करना के अंतर्गत यह सबूत स्थापित करना है कि संपत्ति किसी अपराध के किए जाने से व्युत्पन्न हुई है या उसमें उपयोग की गई है। ठीक है, किसी अपराध के द्वारा भी तो संपत्ति अर्जित की जा सकती है ना, या फिर वो संपत्ति कोई है वो अपराध के लिए प्रयोग की जा रही हो। तो वैसे सबूत को स्थापित करना कहा गया है पहचान करना। पहचान किस चीज़ की? संपत्ति की। किस प्रकार की पहचान? कि क्या ये संपत्ति किसी अपराध के द्वारा अर्जित की गई है या ये संपत्ति किसी अपराध के लिए इस्तेमाल की जा रही है। ठीक है। और इसका सी पार्ट कह रहा है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मीन्स एनी प्रॉपर्टी डिराइव्ड और ऑब्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एनी पर्सन एज ए रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी इंक्लूडिंग क्राइम इन्वॉल्विंग करेंसी ट्रांसफर्स और द वैल्यू ऑफ एनी सच प्रॉपर्टी। तो अपराध के आगम बताए गए हैं। ये कह रहा है कि अपराध के आगम से आपराधिक क्रियाकलापों के जिनके अंतर्गत मुद्रा अंतरणों को अंतर्विलित करने वाले अपराध हैं, परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्युत्पन्न या अभिप्राप्त कोई संपत्ति या ऐसी किसी संपत्ति का मूल्य अभिप्रेत है। क्या समझे? सी पार्ट से क्या समझे? अपराध का आगम क्या हुआ? मतलब कि जो वो प्रॉपर्टी है वो उसका माध्यम जो है अपराध है और अपराध के माध्यम से वो कमाई गई है। उसका जो जरिया है संपत्ति बनाने का वो अपराध है। ठीक है। और इनके अंतर्गत मुद्रा को अंतरण करने वाले अपराध भी शामिल हैं। समझ आया कुछ? इंक्लूडिंग क्राइम्स इन्वॉल्विंग करेंसी ट्रांसफर्स, करेंसी ट्रांसफर्स वाले मामले। आजकल बिटकॉइन वगैरह का जो इस्तेमाल हो रहा है वो भी इस कैटेगरी में आएगा क्या? नहीं, बिटकॉइन का मायने नहीं है यहाँ। मायने ये है कि जो अपराध जो इंक्लूडिंग क्राइम, जैसे कि ये फ्रॉड वगैरह से मनी ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, आपके खाते से पैसा उड़ा दिया। ठीक है ना। आज की डेट में साइबर क्राइम सबसे हाईली किए जाने वाला क्राइम है आज की डेट में। अब वो चोरी डकैती के ज़माने चले गए कि लोग आपके घर पे हमला करेंगे, घर से चुरा के कुछ ले जाएंगे। अब तो घर पे तो आदमी काम चलाओ पैसे रखता है, घर पे पर्स में नहीं रखता। अपने पर्स में भी इतना ही रखता है कि बस कहीं ऐसे व्यक्ति को देना पड़े जिसके पास। अब तो हर व्यक्ति के पास तो QR कोड है। डिजिटली ट्रांसफ़र के विषय में, डिजिटली ट्रांसफ़र के मामले में भारत जो है वो अग्रणी देश है जहां पैसे का डिजिटली ट्रांसफ़र हो रहा है हाई लेवल पे। आप देख रहे होंगे कि अभी पिछले कुछ दिनों में ही इतना अंतर आ गया कि आपको ई रिक्शा वाले, सब्जी वाले सब QR कोड लिए बैठे हैं। सर सब QR कोड रखते हैं। हाँ, और आप सीधा स्कैन कीजिए और उनको पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिए। जब से ये QR कोड का लफड़ा चला है, सड़कों में गली में वो जो 2, 4, 10 रुपये बच्चों को मिल जाते थे, सिक्के विक्के गिरे मिल जाते थे, उनकी व्यवस्था ही ख़त्म हो गई है। कोई रखता ही नहीं है। पहले मिल जाते थे ना पैसे कहीं पड़े हुए किसी को। ऐसा अक्सर आप लोगों को भी मिले होंगे कभी, क्यों? लेकिन मुद्रा का चल है। हाँ बोलो इनू। मुझे तो 500 रुपये ही मिले सर एक दिन कोर्ट में पड़े। वेरी गुड वेरी गुड। फिर दावत की थी उसकी, क्या किया था? उसी दिन ऑफिस में खर्च करा दिए वो। हाँ मतलब दावत होगी ना उनकी। जी
एक ना ऐसे ही कुछ ढूंढ रहा था, जैसे अमित भाई बता रहे हैं कि मुझे 500 का नोट मिला है। कोई बंदा था वो कुछ ढूंढ रहा था, तो किसी ने देखा उसे ढूंढते हुए, तो उससे पूछ लिया कि भाई क्या ढूंढ रहा है। बोले 500 का नोट ढूंढ रहा हूँ। बोला तेरा गिर गया। बोला ना मेरा तो गिरा नहीं, किसी का तो गिरा ही होगा। तो ऐसे भी सर्चिंग करते हैं लोग कि किसी का तो गिरा ही होगा। डी बात कह रहा है कि प्रॉपर्टी मीन्स प्रॉपर्टी एंड एसेट्स ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, वेदर कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल, मूवेबल और इमूवेबल, टेंजिबल और इंटेंजिबल, एंड डीड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स evidencing title to or interest in such property or assets derived or used in the commission of an offense, and includes property obtained through proceeds of crime। ये कह रहा कि संपत्ति की जो परिभाषा है यहाँ इस अध्याय के लिए, ये कह रहा है कि संपत्ति से भौतिक या अभौतिक, ठीक, जंगम या स्थावर, मूर्त या अमूर्त, हर प्रकार की संपत्ति और आस्ति तथा ऐसे संपत्ति या आस्ति में हक या हित को साक्षित करने वाला विलेख और लिखित अभिप्रेत है जो किसी अपराध के किए जाने से व्युत्पन्न होती है या उसमें उपयोग की जाती है, और इसके अंतर्गत अपराध के आगम के माध्यम से अभिप्रात संपत्ति है। तो यहाँ संपत्ति को बताया है 105A के क्लॉज डी में। कुछ समझ आया भाई जो डी क्लॉज क्या है, संपत्ति के विषय में क्या बात कर रहा है? जी सर अभौतिक में बताइए ना कि कैसे है, थोड़ा सा, बाकी तो सब आ रहा है। जी देखिए, कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल भौतिक संपत्ति कौन सी होती है? जिसको आप जो एग्जिस्टेंट में तो दिखाई दे रही है सब। हाँ, और अभौतिक कौन सी होती है? जैसे आपका कॉपीराइट है ना, आपकी कोई क्या बोलते हैं उसके, बौद्धिक संपदा है कोई, ठीक है, वो अभौतिक में है, वो है नहीं लेकिन है, ठीक है। इज दैट क्लियर भाई? भौतिक सुख सुविधाएं आप किसे कहते हो? जिनको आप छू सकें, देख सकें, है ना, सोने के लिए अच्छा सा पलंग हो, एसी रूम हो, बढ़िया शानदार गाड़ी हो, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये भौतिक हैं। इनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। और अभौतिक संपत्ति आपकी वो है जिसको आप छू नहीं सकते। आपका कॉपीराइट है, आपकी कोई बौद्धिक संपदा है, ठीक है, तो वैसी संपत्ति को जो है, आई थिंक दैट इज़ क्लियर नाउ। और अंगे के कहना है, इसका ई पार्ट कह रहा है ट्रेसिंग मीन्स डिटरमाइनिंग द नेचर, सोर्स, डिस्पोजिशन, मूवमेंट, टाइटल और ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। पता लगाना से किसी संपत्ति की प्रकृति, उसका स्रोत, व्ययन, संचलन, हक या स्वामित्व का अवधारण करना अभिप्रेत है। तो ये संपत्ति कहाँ से आ रही है, इसकी प्रकृति क्या है, इसका सोर्स क्या है, तो ये सब जो है ट्रेसिंग में आएगा भाई। ट्रेस किया जाएगा ना, संपत्ति कैसे आई, किसने बनाई, कौन मालिक है, किससे ली गई, ठीक है। अब ये जो अध्याय 7A है, अध्याय 7A में कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शन आप लोग देख लीजिए। पूरा इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वैसे आप इसको जब पढ़ने बैठो तो नज़र मार लीजिएगा, ठीक है। इसमें 105 बी को आप स्वयं देखेंगे। ये व्यक्तियों का अंतरण सुनिश्चित करने में सहायता वाली बात कर रहा है। व्यक्तियों का अंतरण कैसे? व्यक्तियों का अंतरण कहाँ से? जो व्यतिकारी राज्य हैं हमारे, जो हमारे कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है, उनसे व्यक्तियों का अंतरण कैसे सुनिश्चित किया जाएगा, ये प्रक्रिया 105 बी में बता रही है। 105 सी बता रही है असिस्टेंट्स इन रिलेशंस
टू ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट और फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। और 105C कह रही है संपत्ति के विषय में। भाई 105B में तो कोई व्यक्ति है जिसे लाया जाना है, और 105C में संपत्ति है। ठीक है, अगर किसी अपराध के आगम द्वारा कोई संपत्ति ऐसे राज्य में है, ऐसे देश में है जो भारत से बाहर है, और केवल आप उसी राज्य से ला सकते हैं जिनके साथ हमारी इस प्रकार की संधि केंद्र सरकार के द्वारा की गई हो। हमारे बहुत से राज्यों के साथ, बहुत से देशों के साथ ऐसी संधि है, और बहुत से देशों के साथ ऐसी संधि नहीं है। तो जहाँ संधि नहीं है वहाँ ये चैप्टर काम नहीं करेगा। ठीक है, 105C में संपत्ति है और 105B में व्यक्तियों का अंतरण। अंतरण में वही व्यवस्था है कि भाई अनुरोध पत्र भेजा जाएगा। ठीक है ना, वारंट समन जो भी, भाई आप दूसरे देश की सरकार से अनुरोध ही तो कर सकते हो या उन्हें आदेशित करोगे। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है प्रीलिम्स में कि अगर एप्लीकेशन लेटर ही भेज सकते हैं सर। हाँ, केवल आप जो है, क्योंकि वो एक संप्रभु राज्य है, आपके इक्विवेलेंट राज्य है, तो संप्रभु से आप जो है तमीज़ से ही बात कर सकते हैं, आदेशित नहीं कर सकते उन्हें। केस जैसे यहाँ वारंट में लिखा होता है ना कि थानाध्यक्ष या SSP सच एंड सच फला व्यक्ति को मेरे न्यायालय में फला दिनांक को फला समय उपस्थित करने का मतलब आदेश जारी किया जाता है ना, यहाँ तो अधिकार स्वरूप किया जाता है। और लास्ट में एक लाइन भी लिखी रहती है कि ऐसा करने में कोई त्रुटि ना हो, तो मतलब चेतावनी भी है साथ में, त्रुटि करोगे तो कुछ ना कुछ आपका नुकसान कर सकता है न्यायालय। लेकिन हालात ये हैं कि सर कुछ देशों में तो रिक्विजिशन लेटर के साथ में उनको हाँ। अगर हमारी टीटी है तो उनको पैसे भी देने पड़ते हैं। हाँ, वो जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो एक्सपेंसेस भाई जैसे संधि की कुछ शर्तें हैं तो शर्तों का पालन तो किया ही जाएगा, है ना। तो 105 का जो 105C का जो क्लोज सबसेक्शन 2 है वो कह रहा है कि जहां न्यायालय ने उपधारा 1 के अधीन किसी संपत्ति की कुर्की या समापन का कोई आदेश दिया है और ऐसी संपत्ति के किसी संविधाकारी राज्य में होने का संदेह है, वहाँ न्यायालय संविधाकारी राज्य के न्यायालय या प्राधिकारी को ऐसे आदेश के निष्पादन के लिए अनुरोध पत्र जारी कर सकेगा। तो ये सवाल बहुत बार पीटी में पूछा गया है, तो वहाँ आपको अपना पढ़ा हुआ है तो आपको याद ही आ जाएगा। बाकी अगर कई बार पढ़ी हुई चीज़ भी ना आए तो वहाँ अपनी जो है वो तर्क बुद्धि भी लगाई जाती है। ठीक है, रीजनिंग भी लगाई जाती है कि भाई दूसरे राज्य से तो हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, अनुरोध पत्र ही भेज सकते हैं। ठीक है, और इसमें भाई एक जो इसका 105E देख लीजिए, जो बात कर रहा है सीजर और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, 105E कह रहा है कि वेयर एनी ऑफिसर कंडक्टिंग एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 105D हैज़ अ रीज़न टू बिलीव दैट एनी प्रॉपर्टी इन रिलेशन टू विच such inquiry or investigation is being conducted is likely to be concealed, transferred or dealt with in any manner which will result in disposal of such property, he may make an order for seizing such property, and where it is not practicable to seize such property, he may make an order of attachment directing that the such property shall not be transferred or otherwise dealt with except with the prior permission of the officer making such order, and a copy of such order shall be served on the person concerned. और सेकंड कह रहा है कि any order made under subsection 1 shall have no effect unless the said order is confirmed by an order of the said court within a period of 30 days of its being made. तो 105 अंगे कह रहा है कि जहाँ 105 घ के अधीन जांच अन्वेषण करने वाले किसी अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी संपत्ति के जिसके संबंध में ऐसी जांच या अन्वेषण किया जा रहा है छिपाए जाने, अंतित किए जाने
या उसके विषय में किसी रीति से व्यवहार किए जाने की संभावना है, तो जिसका परिणाम ऐसी संपत्ति का व्ययन होगा तथा वह उक्त संपत्ति का अभिग्रहण करने का आदेश कर सकेगा, और जहां ऐसी संपत्ति का अभिग्रहण करना साध्य नहीं है वहां वह कुर्की का आदेश यह निर्देश देते हुए कर सकेगा कि ऐसी संपत्ति ऐसा आदेश करने वाले अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना अंतरित नहीं की जाएगी और जिसके विषय में अन्यथा व्यवहार नहीं किया जाएगा, और ऐसे आदेश की एक प्रति की तामील संबंधित व्यक्ति पर की जाएगी। और इसका सबसेक्शन 2 कह रहा है कि उपधारा 1 के अधीन किए गए किसी आदेश का तब तक कोई प्रभाव नहीं होगा जब तक उक्त आदेश की उसके किए जाने से 30 दिन की अवधि के भीतर उक्त न्यायालय के आदेश द्वारा पुष्टि नहीं कर दी जाती है। ठीक है, तो इस संपत्ति के अभिग्रहण या कुर्की के विषय में 105 अंग बता रहा है, 105 ई बता रहा है। ठीक है, और इसमें जो अगले वाला सेक्शन जो इम्पोर्टेंट है ये है 105 जे है, जो बात करता है सर्टेन ट्रांसफ़र टू बी नल एंड वॉइड। ये सवाल भी अक्सर पूछ लिया जाता है कि वेयर आफ्टर द मेकिंग ऑफ एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 105E or the issue of a notice under section 105G, any property referred to in the said order or notice is transferred by any mode whatsoever, such transfer shall, for the purposes of the proceedings under this chapter, be ignored, and if such property is subsequently forfeited to the central government under section 105H, then the transfer of such property shall be deemed to be null and void। तो यदि ऐसा कोई अंतरण कर दिया जाता है तो अंतरण जो है वो कैसा होगा, नल एंड वॉइड होगा। वैसे अंतरण को कोई वैधता प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि उस संबंध में, उस संपत्ति के संबंध में कोई नोटिस, आदेश या सूचना निकाली जा चुकी है। हिंदी वर्जन देख लेते हैं क्या कहता है। ये कह रहा है कि जहां धारा 105 अंगे की उपधारा 1 के अधीन कोई आदेश करने वाला आदेश करने या धारा 105(6) के अधीन कोई सूचना जारी करने के पश्चात उक्त आदेश या सूचना में निर्दिष्ट कोई संपत्ति किसी भी रीति से अंतरित कर दी जाती है, वहाँ इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिए ऐसे अंतरणों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। मतलब कि वो अंतरण कोई वैल्यू नहीं रखेंगे, उन्हें साइड में रख दिया जाएगा। और यदि ऐसी संपत्ति बाद में 105(j) के अधीन केंद्रीय सरकार को समर्पित हो जाती है तो ऐसी संपत्ति का अंतरण अकृत और शून्य समझा जाए। ठीक है, वैसी संपत्ति कैसी हो जाएगी, नल एंड वॉइड। उसका जो ट्रांसफ़र है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। मान ली केंद्र सरकार ने उसको फॉरफिट कर लिया। ठीक, और 105 के जो है वो प्रोसीजर इन रेस्पेक्ट ऑफ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट बता रहा है। जो अनुरोध पत्र हम अभी डिस्कस कर रहे थे, उस अनुरोध पत्र की क्या प्रक्रिया होगी ये 105 के में बताया है। इस धारा को भी ध्यान रखिएगा, ये अनुरोध पत्र के विषय में कई बार धारा का भी सवाल पूछ सकता है। भाई अनुरोध पत्र तो पूछ लिया, वो घुमा के सवाल भी पूछ सकता है कि CRPC की किस धारा में अनुरोध पत्र की बाबत प्रक्रिया का विवरण है। तो ये 105 के है। ये कह रहा है एवरी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, समन्स और वारंट रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम एंड एवरी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, समन्स और वारंट to be transmitted to a contracting state under this chapter shall be transmitted to a contracting state, or as the case may be, sent to the concerned court in India in such form and in such manner as the central government may by notification specify in this behalf। ये कह रहा कि इस अध्याय के अधीन केंद्र सरकार को किसी संविदाकारी राज्य से प्राप्त प्रत्येक अनुरोध पत्र, समन या वारंट और किसी संविदाकारी राज्य को प्रेषित किए जाने वाला प्रत्येक अनुरोध पत्र, समन या वारंट केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से जो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त निर्दिष्ट करे, यथास्थिति संविदाकारी राज्य को प्रेषित कर दिया जाएगा या भारत के संबंधित न्यायालय को भेज दिया जाएगा। देखिए जो अनुरोध पत्र है ये चूँकि कैसा है, परस्पर है ना। भाई अनुरोध पत्र हमारे द्वारा भेजा भी जाएगा और अनुरोध पत्र हमारे पास आएगा भी।
तो अनुरोध पत्र के साथ साथ वो समन और वारंट की कॉपी भी लगा दी जाएगी, ठीक है ना। जिसके विषय में अनुरोध पत्र तो हम वहाँ की सरकार से कर रहे हैं, अनुरोध तो वहाँ तक है कि सर ऐसे ऐसे ये आपसे रिक्वेस्ट है, आपके साथ ये लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजी जा रही है, और साथ में ये भाई उसका जो विवरण दिया जाएगा, तो समन या वारंट भी साथ में लगाया जा सकता है, या अनुरोध पत्र में भी प्रक्रिया उसको अनुरोध पत्र में ही बता दिया जाए कि आपसे ये अनुरोध है कि फला फला व्यक्ति की संपत्ति है या फला व्यक्ति आपके यहाँ है। तो ऐसा ही अनुरोध पत्र हम भेज सकते हैं और हमें भी दूसरा राज्य भेज सकता है। तो दोनों अवस्थाओं में यहाँ 105 टय में व्यवस्था की गई है। मान लीजिए विदेश से, किसी अन्य देश से, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट से कोई अनुरोध पत्र हमारे पास आता है, तो वैसा अनुरोध पत्र केंद्र सरकार को आएगा, और फिर केंद्र सरकार जो है वैसे अनुरोध पत्र के साथ अगर कोई वारंट समन है या कोई उसका डिस्क्रिप्शन है कि कौन सी संपत्ति है या कौन सा व्यक्ति है, तो इस बाबत जो है वो संबंधित कोर्ट को वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। मान लीजिए सहारनपुर से संबंधित कोई बात आई है और किसी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के द्वारा आई है, तो वो पहले तो कहाँ आएगी? केंद्र सरकार के पास आएगी, और केंद्र सरकार फिर क्या करेगा? केंद्र सरकार उसको जो है कंसर्न कोर्ट के पास भेज देगा उसकी अनुपालना के लिए। समझ रहे हो? 105 टय समझ आया जी। और ये अध्याय कहाँ कहाँ लागू होगा, ये 105L बता रहा है। ये बता रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर, ये कह रहा है द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट डायरेक्ट दैट द एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर in relation to a contracting state with which reciprocal arrangements have been made shall be subject to such conditions, exceptions or qualifications as are specified in said notification। तो ये कह रहा कि लागू कैसे होगा ये अध्याय। ये कह रहा कि केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि ऐसे संविधानकारी राज्य के संबंध में जिसके साथ व्यतिकारी व्यवस्था की गई है, इस अध्याय का लागू होना ऐसी शर्तों, अपवादों या अहर्ताओं के अधीन होगा जो उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट की जाए। आया कुछ समझ में बात भाई? ये चैप्टर लागू करते समय जो कुछ शर्तें होंगी, नियम होगा। आपने एक प्रत्यर्पण हुआ था हमारे यहाँ, बहुत चर्चित प्रत्यर्पण था। किसका हुआ था अमित? जो नाम ध्यान नहीं आ रहा, एक मुंबई में बंद थे वो, अबू सलेम। अबू सलेम, जी 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 बिल्कुल राइट। हाँ, अबू सलेम का प्रत्यर्पण हुआ था, और वो फ्रांस से हुआ था, यानी कहाँ से हुआ था, या नीदरलैंड से, कुछ ऐसी किसी कंट्री से हुआ था। मतलब कुल मिला के कंट्री अभी कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ मैं, आप देख लीजिएगा। फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, मतलब यूरोप की कोई कंट्री थी बढ़िया सी, तो वहाँ रह रहा था वो, वहाँ से प्रत्यर्पण हुआ था अबू सलेम का। तो अबू सलेम के प्रत्यर्पण में एक कंडीशन लगाई गई थी, आपके ध्यान हो तो, उसे मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। हाँ, वो जिस कंट्री से प्रत्यर्पण कराया था उसका, उस कंट्री में मृत्यु दंड जो है उन लोगों ने अपने यहाँ बैन कर दिया था। हाँ, बहुत सी कंट्री है ना ऐसी जिन्होंने मृत्यु दंड को, कैपिटल पनिशमेंट को हटाया हुआ है। उनका मानना ये है कि यदि हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो किसी का जीवन लेने का भी हक हमें नहीं है। वो इस सिद्धांत पे चलने वाले कंट्री हैं। तो उन्होंने इसी शर्त पे उसको इधर एक्स्ट्राडिट किया गया था कि भाई देखो, आप ले जाओ इसे, हम आपको सौंप रहे हैं, आपका अपराधी है, लेकिन आपको ये बॉन्ड भर के देना पड़ेगा कि आप इसको जो है कैपिटल पनिशमेंट नहीं देंगे। भले ही इसके खिलाफ ऐसे अपराध साबित हो जाएं जहां कैपिटल पनिशमेंट देना जो है वो जायज़ हो आपके यहाँ, लेकिन आपको हमारी ये शर्त माननी पड़ेगी, आप इसको कैपिटल पनिशमेंट नहीं देंगे। तो ये अध्याय लागू होने के लिए वो सारी बातें देखी जाएंगी कि क्या शर्तें हैं, ट्रीटी में क्या शर्तें हैं। तो जब उस देश के साथ हमारी ट्रीटी हुई होगी तो ट्रीटी में कोई ऐसा क्लोज डाल दिया गया होगा उनकी तरफ से कि भाई चलो हम आपको दे देंगे बंदा, लेकिन फिर आपको मृत्यु दंड का देने का अधिकार वैसे व्यक्ति को नहीं होगा। समझ रहे हो ना? क्लियर है मामला? चलिए, अध्याय 7 को हमने स्किप करके पढ़ा है ना। बाकी इसको आप सेल्फ देख लीजिएगा
और अध्याय 8 हम शुरू करते हैं। अध्याय 8 कह रहा है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर। ठीक है, परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति। प्रतिभूति क्या होती है, सिक्योरिटी क्या होती है? सदप, सदप, मेरी आवाज़ आ रही है? कल्पना आप बताइए। सर ये एक शर्त है, कंडीशन है। अगर इस शर्त पे आपको हम जो ये कर रहे हैं, प्रतिभूति चाहिए कि अगर कल को आप कोर्ट ना आए तो आप एक बाउंड रखेंगे। उनको बाउंड करने के लिए एक सिक्योरिटी, एक शर्त, एक कंडीशन। हाँ, कुछ शर्त लगाना, कुछ सिक्योर करना किसी चीज़ को। ठीक है ना, जैसे सामान्य तौर पे हम लोग किसी की ज़मानत लेते हैं तो वहाँ भी हम प्रतिभूति तो देते हैं, सिक्योरिटी तो देते हैं कि भाई अगर हम इसे आपके समक्ष लाने में सफल ना रहे किसी वजह से, तो मेरी जो धनराशि है, जितनी धनराशि का मैं जमानती हूँ, उतनी धनराशि जो है वो सरकार जो है मुझसे रिकवर कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ जो ये चैप्टर नंबर 8 है, ये चैप्टर नंबर 8 धारा 106 से शुरू होकर 124 तक जाएगा। कुल कितने सेक्शन हो जाएंगे इसमें फिरोज? जी एनु, कितने सेक्शन हो जाएंगे अध्याय 8 में? सर 18। मैं आपको बार बार बताता हूँ कि एक जोड़ लिया करो। 19 सामान्यतः हम 19 हो जाएंगे। हाँ, चूंकि इसमें 106 भी अपने आप भी तो है ना। जी, तो देखते हैं क्या कहता है सेक्शन 106 चैप्टर नंबर 8 का पहला सेक्शन 106 है। ये कह रहा है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस ऑन कन्विक्शन। ठीक है, कन्विक्शन आप सभी जानते ही हैं, दोष सिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति। ये कह रहा है कि व्हेन अ कोर्ट ऑफ सेशन और कोर्ट ऑफ अ मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास कन्विक्ट्स अ पर्सन ऑफ एनी ऑफ द ऑफेंसेस स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 2 और ऑफ अबेटिंग एनी सच ऑफेंस एंड is of opinion that it is necessary to take security from such person for keeping the peace, the court may, at the time of passing sentence on such person, order him to execute a bond with or without surety। तो जो बॉन्ड लिया जा रहा है वो विद श्योरिटी भी हो सकता है और विदाउट श्योरिटी भी हो सकता है। ठीक है, फॉर कीपिंग द पीस फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years एज इट थिंक्स फिट। तो 106 में एक सवाल तो यही बनता है कि अधिकतम कितने वर्ष के लिए बॉन्ड भरवाया जा सकता है। तो यहाँ लिखा है कितना, नॉट एक्सीडिंग 3 years, यानी कि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगा, लेकिन 3 वर्ष तक का तो हो सकता है। तो यहाँ आपको बताना है कि 3 वर्ष तक की बॉन्ड भरवाई जा सकती है, विद श्योरिटी भी भरवाई जा सकती है और विदाउट श्योरिटी भी भरवाई जा सकती है। और इसके सेकंड जो इसके सब सेक्शन सेकंड है 106 का, ये कह रहा द ऑफेंसेस रेफर्ड टू इन सब सेक्शन 1 आर। तो सब सेक्शन 1 में ऑफेंसेस बताए थे और ये बताया गया था कि सूची धारा 2 में है, तो ये अपराध हैं वो जिन अपराधों के लिए परिशांति कायम करने का बॉन्ड भरवाया जा सकता है। ये कह रहा था ऑफेंसेस रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 आर एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 8 ऑफ द इंडियन पिनल कोड 45 ऑफ 1860 अदर देन एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 153A और सेक्शन 153B और सेक्शन 154 देयर ऑफ। और बी कह रहा कि एनी ऑफेंस विच कंसिस्ट ऑफ और इंक्लूड
assault or using criminal force or committing mischief, और C कह रहा है any offense of criminal intimidation, और D कह रहा है any other offenses which caused or was intended or known to be likely to cause a breach of the peace। और इसका सबसेक्शन 3 कह रहा है कि if the conviction is set aside on appeal or otherwise the bond so executed shall become void। और नंबर 4 कह रहा है कि an order under this section may also be made by an appellate court or by a court when exercising its power of revision। जी तो 106 कुछ समझ आया। 106 कह रहा है कि जब सेशन न्यायालय या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय किसी व्यक्ति को उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट अपराध में से किसी अपराध के लिए, किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण के लिए सिद्ध दोष ठहराता है और उसकी यह राय है कि यह आवश्यक है कि प्रशांति कायम करने के लिए ऐसे व्यक्ति से प्रतिभूति ली जाए, तब न्यायालय ऐसे व्यक्ति को दंडादेश देते समय उसे आदेश दे सकता है कि वह 3 वर्ष से अधिक इतनी अवधि के लिए जितनी वह ठीक समझे प्रशांति कायम रखने के लिए प्रतिभुओं सहित या रहित बंधपत्र निष्पादित करे। इज दैट क्लियर? हाँ जी। और उपधारा 2 में बताए गए हैं वो सूची के कौन कौन से अपराध हैं जिन अपराधों की सज़ा देते वक्त न्यायालय जो है 106 में बताई गई प्रतिभूति को भरवा सकता है, ले सकता है। ठीक है, यहाँ से भी सवाल उठ जाता है कई बार। आपको अपराध की 4 किस्म बता दी जाएगी ABCD में, और उनमें से नेगेटिव सवाल पूछा जाए कि पॉजिटिव सवाल पूछा जाए, ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर। तो ये कह रहा है कि उपधारा 2 कह रहा है कि उपधारा 1 में निर्दिष्ट अपराध निम्नलिखित है। भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 8 के अधीन दंडनीय कोई अपराध जो धारा 153 के या धारा 153 खे या 154 के अधीन दंडनीय अपराध से भिन्न है। तो अध्याय 8 में क्या है भाई? अध्याय 8 IPC क्या कहता है जी? चैप्टर नंबर 8 IPC जी ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं सर। ऑफेंस लोक शांति के विरुद्ध जो अपराध है, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी की बात करता है। ठीक है ना? तो भाई मान लीजिए आपका अपराध ही ऐसा है कि आप लोक शांति भंग कर रहे हो, तो फिर आपसे कोर्ट ये अपेक्षा तो करेगा ना कि भाई इस अपराध में तो आपको दोषी सिद्ध कर ही रहे हैं, अब जाके आप दोबारा फिर शांति भंग मत कर देना। इज दैट क्लियर अमित? जी सर। अब ये मामला अगर किसी को दोषित किया जा रहा है, दोषित करने के बाद तो कोर्ट जेल भेज देगा, फिर उससे कहे कि ये प्रतिभूति मांगी जा रही है। ये सब बाउंड भी कर सकता है। 107 में इनमें समय बाउंड कर सकता है। नहीं, मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ भाई, अगर किसी व्यक्ति को आपने कारागार में निरुद्ध कर दिया तो ये मतलब उस तरह के मामले हैं कि जहाँ आपको सज़ा इतनी हुई है कि आपको दोषित तो कर दिया, लेकिन साथ ही साथ खड़े खड़े क्या जमानत भी मिल जाती है ना। कौन से मामले होते हैं वे? जी जो सर 107-16 के होते हैं, 151 में इनमें समय बंद करते हैं, जो कि लोक शांति और उनमें या भंग होने का अंदेशा ही हो केवल। नहीं, मैं दूसरी बात पूछ रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए कोई कोर्ट आपको गिल्टी होल्ड कर देती है ना, गिल्टी होल्ड करके आपको सज़ा भी सुना देती है, तो कुछ मामले ऐसे भी तो हैं ना जिनमें कोर्ट जो है वो आपको जमानत दे देती है और इस शर्त के साथ एक तरह से कच्ची जमानत दे देती है कि आप जो अपीलीय न्यायालय है हमारा, वहाँ से अपील से आदेश करा के ले आओ। नहीं समझ आ रहा बात?
सर वो ऐसे मामले हैं जिनमें 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। जी शर्मा जी, बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। ठीक है। सर आजम खां को अभी सजा दी तो फिर बेल। हाँ फिरोज, क्या कह रहे हो? हाँ फिरोज। सर मैं ये कह रहा जिसमें अभी 2 साल दी गई थी आजम खां को और उसके बाद उसी कोर्ट में बेल दे दी गई थी एमएलए कोर्ट को दे, ये है। क्या 3 वर्ष से अधिक की सज़ा के मामले में भी ऐसी कई व्यवस्था हो सकती है कि सज़ा 3 वर्ष से ज़्यादा हुई हो? जी भाई, 3 वर्ष तक का एक बहुत बढ़िया जवाब शर्मा जी ने दिया और वो अभी क्लास लेफ्ट कर गए किसी वजह से, आ जाएंगे दोबारा। क्यों अमित, 3 वर्ष से अधिक की सज़ा के मामले में भी कोई व्यवस्था है क्या ऐसी? सर याद नहीं आ रहा है। उसको बेल नहीं मिलेगी। सर 110 में दिया हुआ है ना, जो हैबिचुअल ऑफेंडर है उनका 3 ईयर से ज़्यादा का है। नहीं, देखो ये एक बहुत बढ़िया टेक्निकल पॉइंट है और इसके लिए हमें थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। आई थिंक जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, सेक्शन 389 देखिए, 389 कौन सा सेक्शन सर? सेक्शन 389 मुझे ध्यान आ रहा है। 389 कह रहा है अपील लंबित रहने तक दंडादेश का निलंबन, अपीलार्थी का जमानत पर छोड़ा जाना। ठीक है, तो ये कह रहा कि अपीली न्यायालय ऐसे कारणों से जो उसके द्वारा अभिलिखित किए जाएंगे आदेश दे सकेगा कि उस दंडादेश या आदेश का निष्पादन, ठीक है, 389 में कौन सा पार्ट है जी? 389 का 3 पार्ट देखिए, सब सेक्शन 3, सब सेक्शन 3 पे पहुंच गए 389 के। ये कह रहा है जहाँ दोषित व्यक्ति ऐसे न्यायालय का जिसके द्वारा वह दोषित किया गया है यह समाधान कर देता है कि वह अपील प्रस्तुत करना चाहता है, वहाँ वह न्यायालय उस दशा में जब ऐसा व्यक्ति जमानत पर होते हुए 3 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडादेश किया गया है। ठीक है, और सेकंड कह रहा कि उस दशा में जब वह अपराध जिसके लिए ऐसा व्यक्ति दोषित किया गया है जमानती है और वह जमानत पर है। तो ये जो सेकंड वाला हिस्सा है ना, इसमें अगर सज़ा 3 वर्ष से अधिक भी दी गई हो लेकिन वो ऑफेंस बेलेबल हो तो तब भी उसको वो न्यायालय 3 साल से अधिक की सज़ा के बावजूद भी उसको छोड़ देगा कि जा तू ऊपर से अपील का आदेश करा के लिया, 1 महीने का समय नॉर्मली मिल जाता है उसमें, है ना। तो ये यहाँ पे है। इज दैट क्लियर? क्यों अमित? जी सर, बिल्कुल सर। हाँ, तो एक टेक्निकल पॉइंट है। वैसे तो नॉर्मली सब यही बताएंगे कि 3 वर्ष तक की सज़ा में ही उसे छोड़ दिया जाएगा, लेकिन यदि वो अपराध बेलेबल है और वो ऑलरेडी बेल पे है, वो जमानत उसने भर रखी है ना, अगर वो बेलेबल होने के बावजूद भी जेल में है तब ये धारा काम नहीं करेगी भाई। समझ गया अमित? जी सर। अब बेलेबल होते हुए जेल में क्यों होगा? मान लीजिए कोई नहीं भरता जमानती, तो कोर्ट क्या करेगी? उसे जेल ही भेजेगी ना। बिल्कुल जेल भेजेगी सर। हाँ, तो वैसी अवस्था में यदि वो बेलेबल में जेल में है तब ये सेक्शन काम नहीं करेगी। फिर तो 3 साल से ऊपर अगर सज़ा हो रही है उसको, तो जेल में तो वो ऑलरेडी पड़ा ही हुआ है। चलिए, भरत आ गए हैं क्लास के लिए। वेलकम भरत, कंटिन्यू योर क्लास।